मैं मानवी आप सभी का एनडीडी न्यूज में स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राउंड अप। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के 50 किलो भार वर्ग के फाइनल में वजन ज्यादा होने के कारण अयोग्य करार कर दिए जाने के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा की मांग न माने जाने पर विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने वॉकआउट कर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। बताना चाहेंगे कि केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा संबोधन के दौरान विनेश फोगाट पर हुए खर्चे का ब्यौरा देते हुए उनके डिस्क्वालिफिकेशन को व्यक्तिगत मसला बताया, जिस पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। डिस्क्वालिफिकेशन का विरोध करते हुए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में केस दर्ज किया गया है, जहां उन्हें रजत पदक देने की मांग उठाई गई है। याद दिलाना चाहेंगे कि विनेश फोगाट ने अन्य पहलवानों के साथ मिलकर बीते वर्ष रेसलिंग फेडरेशन फॉर इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई के लिए जुझारू आंदोलन किया था। उनके डिस्क्वालिफिकेशन के पश्चात सोशल मीडिया पर मोदी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा कर शेख हसीना भारत आईं। खबरों के मुताबिक इस्तीफे से पूर्व ही सेना ने उनका तख्ता पलट कर दिया था और उन्हें देश छोड़ने के लिए कुछ घंटों का समय दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते कई हफ्तों से बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन अपने चरम पर थे, जहां चुनाव में धांधली, नौकरियों में आरक्षण और शिक्षा आदि कई मुद्दों पर सरकार लगातार घेरे में थी। युवाओं के प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस ने भारी बल का प्रयोग किया, जिसमें 150 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद राष्ट्रपति ने सेना प्रमुख, विपक्षी पार्टियों और छात्र संगठनों की बैठक बुलाई और बांग्लादेश की संसद को भंग कर दिया। पुलिस ने भी आंदोलन पर की गई हिंसा के लिए शेख हसीना सरकार को दोषी ठहराते हुए माफी मांगी और अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए हड़ताल पर है। शेख हसीना के करीबी माने जाने वाले बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताना चाहेंगे कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने बृहस्पतिवार को देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ग्रहण की है। बीते हफ्ते ब्रिटेन में दक्षिणपंथी समूहों द्वारा प्रदर्शन के दौरान दंगे भड़क गए। यह प्रदर्शन पिछले सप्ताह एक नृत्य कक्षा में चाकू मारकर 3 बच्चों की हत्या की अफवाह फैलाने के पश्चात शुरू हुए थे। बच्चों की हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाई गई कि बच्चों को मारने वाला आरोपी एक अप्रवासी शरणार्थी था, जिसके बाद दक्षिणपंथी समूहों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन किए गए। गृह सचिव यवेट कूपर ने बताया कि प्रदर्शनकारी हॉलिडे इन एक्सप्रेस में घुस गए, जहां शरणार्थी ठहराए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने होटल पर ईंटें और कुर्सियां फेंकी और पुलिस पर हमला किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस घटना को दक्षिणपंथी गुंडागर्दी कहते हुए निंदा की और कहा कि इस तरह के सांप्रदायिक प्रदर्शनों से सरकार सख्ती से निपटेगी। हालांकि इन प्रदर्शनों का विरोध करते हुए शरणार्थियों और अप्रवासियों के समर्थन में भी लोग सड़कों पर आए हैं। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने के बाद क्षेत्र में गहराते मानवाधिकार व लोकतांत्रिक संकट और आर्थिक चुनौतियों को उजागर करने वाली एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। द फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में सामने आया कि बीते 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में आर्थिक गिरावट के साथ कर्ज, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है। बताया गया कि 2019 के बाद कश्मीर की अर्थव्यवस्था सिर्फ 8.7% की दर से बढ़ी, जबकि 2019 से पहले ये आंकड़ा 13.2% का था। क्षेत्र में बेरोजगारी दर 10.7% है, जो राष्ट्रीय औसत 6.6% से कहीं ज्यादा है। फोरम ने कहा कि केंद्र सरकार विधानसभा चुनावों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सितंबर तक की सीमा से आगे स्थगित करने की कोशिश में है। रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई कि निर्वाचित सरकार को कमजोर करने के लिए केंद्र द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले ही उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है। इससे संघीय व्यवस्था का हनन बताया जा रहा है। इसके साथ रिपोर्ट में किसानों, प्रवासी मजदूरों की खराब होती स्थिति और उन पर बढ़ते हमलों पर भी चिंता जताई गई है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया, जिस पर विपक्षी दलों के द्वारा कड़ी आपत्ति जताई गई। कांग्रेस, टीएमके, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और एआईएमआईएम समेत विपक्षी दलों ने विधेयक पेश किए जाने का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इसके प्रावधान संघवाद और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ हैं। शुक्रवार को किरण रिजिजू ने संसद में विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति के लिए 21 लोकसभा सांसदों और 10 राज्यसभा सांसदों के नामों का प्रस्ताव रखा। कहा जा रहा है कि मौजूदा कानून में संशोधन के जरिए दान और परोपकार जैसी अवधारणाओं को कमजोर करने और अतिक्रमण करने वालों को संपत्ति का मालिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां सरकार का दावा है कि ये संशोधन कानून में मौजूदा खामियों को दूर करने और वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। वहीं जानकारों का मानना है कि सरकार द्वारा लाए गए प्रस्तावित संशोधन वक्फ के तहत आने वाली बड़ी संपत्तियों के कारण लाए गए हैं। बताना चाहेंगे कि रक्षा मंत्रालय व भारतीय रेलवे के बाद अगर सबसे अधिक संपत्तियां किसी के अधीन है तो वो वक्फ है। अयोध्या में एक बच्ची के साथ कथित बलात्कार की घटना पर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी समाजवादी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी का आरोप है कि अभियुक्त मोइन खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिनके दबाव में मामले को 2 महीने से दबाया गया है। मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों मोइन खान और राजू को जेल भेज दिया। वहीं पीड़ित परिवार को धमकाने के मामले में नगर पंचायत के चेयरमैन और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश नाइजीरिया में पिछले कई दिनों से बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। इस समय खाने पीने की चीजों के दाम में 40% और ईंधन के दामों में 3 गुना वृद्धि देखी जा रही है। रोजमर्रा की चीजों की खरीद पाना अब कामगार आबादी के बस के बाहर हो चुका है। देश भर में हो रहे इन प्रदर्शनों में लोगों के हाथों में मांगों की तख्तियां देखकर साफ पता चल रहा है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। बढ़ती महंगाई, अमीर गरीब की बढ़ती खाई, नौकरी और सरकारी तंत्र में फैले व्यापक भ्रष्टाचार ने सरकार विरोधी प्रदर्शन को जन्म दिया है। प्रदर्शन की शुरुआती 10 दिनों में 7 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान 700 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके बावजूद प्रदर्शन जारी है। जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी पर बना कर्नाटक गोवा पुल ढहा। भारत में संपदा असमानता के चिंताजनक आंकड़े। अंबानी, बजाज, बिरला परिवार का कारोबार कुल $460 बिलियन। देश में 124 पारिवारिक कारोबार जिनकी कीमत $1 बिलियन या उनसे अधिक। एनडीए सरकार के द्वारा लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी ने कक्षा 3 और कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना हटाई। बच्चों के पोषण में गुजरात का प्रदर्शन बदहाल। नीति आयोग के अनुसार 40% बच्चे कुपोषित। असम, मेघालय में भारी बारिश के कारण स्कूल कॉलेज बंद रहे। कई शहरों में बाढ़ जैसे हाल। हिमाचल में अचानक आई बाढ़ में 30 लापता। शराब नीति मामले में जमानत के बाद मनीष सिसोदिया जेल से रिहा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन। 2023 में 2 लाख से ज्यादा भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता। सरकार पर उठ रहे हैं सवाल। उच्च शिक्षा संसाधन संपन्न लोग क्यों छोड़ रहे हैं देश। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। एक परिवार का घर जला। शांति स्थापित करने में सरकार की नाकामी पर उठ रहे हैं सवाल। मध्य प्रदेश के सागर में धार्मिक आयोजन के दौरान गिरी दीवार। 9 बच्चों की मौत। रीवा में भी दीवार गिरने से हुई 4 बच्चों की मौत। दिल्ली में 3 आपराधिक कानून और 4 लेबर कोड के खिलाफ मजदूर संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता रजत। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जीता स्वर्ण तो ग्रेनेडा ने जीता ब्रॉन्ज। पदक जीतने वाले तीनों खिलाड़ी पूर्व गुलाम देशों से। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह जनपद स्तर खबरों का ब्यौरा लेकर। तब तक एनडीडी न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।